Hello everyone, a very good evening to all of you. I'm Shahid Khan and you're watching Wings से Quran. So dear students, we have started a video series on Indian polity जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज़ फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, जैसे कि आपका JKSSB है, JKPSC है, SSC या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसमें इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड इसी को कंटिन्यू करते हुए देर इज़ वन मोर टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडियन पॉलिटी जो कि एमरजेंसीज़ पे है एंड इसी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड चलिए शुरू करते हैं हम आज की जो डिस्कशन है. तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई ऑलरेडी से कि जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन पॉलिटी को अप्रोच करते हैं तो हम सबसे पहले किसी प्रोविज़न को लोकेट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखें कि एमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन द पार्ट 18th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 to 360. Okay, so this is exactly the location of emergency provisions in Indian Constitution. Okay, this is the first thing जो हम सबसे पहले किसी भी प्रोविजन को डिस्कस करते हुए देखते हैं. एंड इसके बाद हमारे पास ये है कि एमरजेंसी प्रोविजंस क्यों रखे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. सो इट इज़ एक्चुअली टू टैकल और टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इन द कंट्री. तो कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह से प्रोविजंस हैं, उसी तरह से काम होता है. लेकिन जब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसे अनसर्टन सिचुएशंस या एबनॉर्मल सिचुएशंस आ जाते हैं, तो उस टाइम पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं एमरजेंसी प्रोविजंस के उस एबनॉर्मल सिचुएशन को हैंडल कर सके. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए जाते हैं अंडर दिस एमरजेंसी प्रोविजंस, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस एबनॉर्मल सिचुएशन को हैंडल कर लेता है. ओके, सो यहाँ पे आप सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये इसीलिए हैं ताकि इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी जो है कंट्री की वो प्रिजर्व कर सकें, हम उसको हम सेफगार्ड कर सकें. इसीलिए एमरजेंसी प्रोविजंस रखे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड इसके साथ साथ होता क्या है कि जब एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है किसी पार्ट ऑफ कंट्री में या फिर पूरी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है. तो सारे पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री टर्न्स इनटू यूनिटरी. मैंने आपको कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स्ड है, ना तो ये फेडरल है ना तो ये यूनिटरी है. बट अगर हम देखें तो नेचर वाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा है आर्टिकल 1 डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, आर्टिकल 1 डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो नेचर जो है इंडियन स्टेट का दैट इज़ यूनिटरी, बट एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर हमारे पास फेडरल देखने को मिलता है हमें. बट व्हेन एमरजेंसी इज़ प्रोक्लेम, जब एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो तब ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है ये यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है. एंड द पावर गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं रहती. कब? जब एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, या फिर पूरे इंडिया में. अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि देर आर 3 काइंड ऑफ एमरजेंसीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला हमारे पास है नेशनल इमरजेंसी. तो नेशनल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी इमरजेंसी जो वॉर के टाइम पे डिक्लेयर की जा सकती है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आर्म्ड रिबेलियन. इन केसेस में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं. एंड इसके साथ साथ आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से डील करता है. ये भी आप याद रखेंगे. एज आई टोल्ड यू के पार्ट 18 जो है उसमें कितने आर्टिकल हैं, 352 to 360. एंड इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट चीज़ों से डील करते हैं. इसी तरह से 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी से डील करता है. नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जाती है, ग्राउंड्स क्या हैं उसके, तो ग्राउंड्स हैं या तो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन. ठीक है. एंड इसको एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो नेशनल इमरजेंसी है इसके भी 2
जो टाइप्स हैं, हमारे पास एक्सटर्नल इमरजेंसी है एंड हमारे पास इंटरनल इमरजेंसी है, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इमरजेंसी के दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो हम आगे देखेंगे। सेकेंड इमरजेंसी हमारे पास है प्रेसिडेंट्स रूल। अब प्रेसिडेंट्स रूल को क्या और भी किसी नाम से जाना जाता है, दैट इज स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। लेकिन इस प्रेसिडेंट रूल टाइप ऑफ इमरजेंसी के लिए वर्ड इमरजेंसी यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल हम जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, इस सिचुएशन के लिए वर्ड इमरजेंसी जो है वो यूज़ नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द आर्टिकल दैट डील्स विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमरजेंसी इज 356। तो प्रेसिडेंट रूल से 356 डील करता है, नेशनल इमरजेंसी से 352 डील करता है। एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, व्हेन देयर इज ए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको थ्रेट है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है एंड ये अंडर आर्टिकल 360 आती है। तो अभी तक हमने देखा नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट्स रूल 356 एंड इसी तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ये इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल्स हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपको भूलें ना, ठीक है। इसके साथ हमारे पास सबसे पहले अब हम नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंडर आती है, इसको डिस्कस करते हैं। एंड सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है 2 ग्राउंड्स पे, ठीक है, या तो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबेलियन। अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी। ये पावर जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के ये प्रेसिडेंट के पास है। एंड 2 तरह की इमरजेंसीज हैं, एक वो जो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन मैंने आपको बताया इसके बेसिस पे होती है एंड इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। एक्सटर्नल इमरजेंसी वो इमरजेंसी है, वो टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी है जो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ग्रीन में जो हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है, एंड इसके साथ साथ आर्म्ड रेबेलियन जो रेड में हाईलाइटेड है। इस ग्राउंड पे जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। दोनों टाइप्स हैं किसके, नेशनल इमरजेंसी के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बट ग्राउंड्स जो हैं ग्राउंड्स थोड़े डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। सिंपल आप समझें कि एक्सटर्नल इमरजेंसी जब कोई आउटसाइड फोर्स से थ्रेट है, किसको, आउटसाइड फोर्स से थ्रेट है कंट्री को, वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है। एंड जब इनसाइड थ्रेट होता है तब इंटरनल जो इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आप यहाँ पे जानना ज़रूरी है, दैट इज़ के जो हमारे पास एक्सटर्नल इमरजेंसी है इसमें क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक्सटर्नल इमरजेंसी पहले डिक्लेयर की जाती थी तो तब मैंने आपको कहा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इमरजेंसीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो पहले इंटरनल इमरजेंसी जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे भी क्या की जाती थी, डिक्लेयर की जाती थी। हमारे पास कितने हैं, हमारे पास वॉर है, इसको एक्सटर्नल एग्रेशन भी आप कह सकते हैं, हमारे पास आर्म्ड रेबेलियन है, एंड हमारे पास तीसरी कैटेगरी भी थी जिसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था। इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस बेसिस पे भी क्या किया जाता था, इस बेसिस पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती थी। बट क्या होता है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कर दिया गया एंड अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होती है, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन एंड वॉर के बेसिस पे डिक्लेयर होती है। एंड एक बार ऐसा हुआ है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड्स पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है एंड वो कब हुई है, 1975। तो 1975 इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तब क्या हुआ कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी के बेसिस पे। एंड इसके बाद ये प्रोविजन ही डिलीट कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे अब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ज़रूर इसको याद रखें। एंड इसके साथ एक और चीज़ हमारे पास है कि प्रेसिडेंट
जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है कैबिनेट की रिकमेंडेशंस के बाद। तो कैबिनेट इम्पोर्टेंट है, आपको पता है पार्लियामेंट में जो कोर मिनिस्ट्री होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं एंड ये कैबिनेट का अप्रूवल होना चाहिए तब जाके इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट तभी डिक्लेयर कर सकता है जब उसको कैबिनेट का अप्रूवल होगा। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास है कि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही बताता था प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इंट्रोड्यूस किया एक सेफ गार्ड, एक प्रोटेक्शन, जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ही डिसीजन इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी नहीं है। नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करनी है सो वी नीड अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट का अप्रूवल जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इसके साथ साथ जो नेशनल इमरजेंसी है इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये भी आप याद रखेंगे कि ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया कि नेशनल इमरजेंसी जो है उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि जुडिशरी ये चेक कर सकती है कि ये इमरजेंसी क्या सही ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की गई थी या नहीं की गई थी। एंड एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में ये स्टेटमेंट दिया कि नेशनल इमरजेंसी चैलेंज की जा सकती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेलाफाइड। तो मैंने आपको बताया था मेलाफाइड होता है कि जब कोई बैड इंटेंशन से कोई अथॉरिटी जो है वो कोई ऐसा ऑर्डर देती है जो कि रीज़नेबल नहीं है, जो कि उसके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से है। तो इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि नेशनल इमरजेंसी को इन ग्राउंड्स पे भी चैलेंज किया जा सकता है कि वो बैड इंटेंशन या फिर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए डिक्लेयर की गई थी। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद हमारे पास आगे बढ़ते हैं एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल किस तरह से लिया जाता है। तो आप याद रखें कि जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी तो इसको दोनों हाउस क्या हैं, इसको अप्रूव करने चाहिए विद इन 1 मंथ, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 1 मंथ नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने चाहिए। ठीक है, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले ये 1 मंथ का जो है ये 2 मंथ था। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, 1 मंथ कर दिया गया 2 मंथ से। ठीक है, तो अब 1 महीने में ही पार्लियामेंट को अप्रूव करना है, उससे पहले 2 महीने होते थे। ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम हुई, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई एंड उसके बाद क्या हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गया। मैंने आपको कहा है कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है। मैंने आपको ये भी बताया कि किस किस सिचुएशन में लोकसभा डिसॉल्व होता है। तो अगर डिसॉल्व हो गया लोकसभा एंड इमरजेंसी जो है वो ऑलरेडी प्रोक्लेम की गई है, या फिर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया एंड इमरजेंसी को अप्रूव ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो 2 सिचुएशन है, आप ध्यान से सुने। एक सिचुएशन है कि अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है एंड लोकसभा ने भी अप्रूव कर दिया है, बट उसके 1 महीने में ही लोकसभा जो है वो क्या हो गया, या फिर तुरंत ही लोकसभा डिसॉल्व हो गया। तो एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई है बट लोकसभा इससे पहले के इमरजेंसी को अप्रूव करता, ये डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो है इमरजेंसी सिर्फ 30 डेज तक चलेगी। कब 30 डेज तक चलेगी, जब नया लोकसभा आएगा उसकी फर्स्ट सिटिंग से लेके 30 डेज तक जो इमरजेंसी जो है ये रहेगी, उसके बाद इस इमरजेंसी को ऑटोमेटिकली ये हट जाएगी। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे कि तब भी वो राज्यसभा के द्वारा अप्रूव की गई होनी चाहिए। फिर से आप सुने, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर लोकसभा ने अप्रूव किया एंड उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गया, या फिर लोकसभा अप्रूव करता इससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो दोनों कंडीशन में जो इमरजेंसी है वो तब तक रहेगी जब तक नया लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग नहीं होती एंड उसके 30 डेज नहीं होते। तो फर्स्ट सिटिंग से लेके 30 डेज के बाद वो इमरजेंसी जो है खुद ही हट जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास है
जो हमारे पास रेजोल्यूशन है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का या कंटिन्यू करने का, ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। मैंने आपको कहा है बहुत तरह की मेजॉरिटीज़ हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी भी है हमारे पास, सिंपल मेजॉरिटी भी है हमारे पास, स्पेशल मेजॉरिटी भी है। तो यहाँ पे इमरजेंसी जो है ये स्पेशल मेजॉरिटी से डिक्लेयर की जा सकती है, एंड इसको कंटिन्यू रखने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी से क्या किया जा सकता है, इसका अप्रूवल फिर से दोबारा दिया जा सकता है। ये आप याद रखेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी में आपको बता चुका हूँ, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की मेजॉरिटी एंड 2/3 मेंबर्स ऑफ हाउस की मेजॉरिटी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ये ध्यान में रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड ये भी आप याद रखेंगे कि पहले सिंपल मेजॉरिटी से इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता था। अर्लियर द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, बट अब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी अगर हमें नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, ये आप ध्यान रखेंगे, हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। चलो, अब इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई, डिक्लेयर हो गई। अब अगर इमरजेंसी को हटाना हो तो तब क्या प्रोविज़न है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे हम इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जब हम रिवोक की बात करते हैं कि इमरजेंसी को किस तरह से हटाया जाए, रिवोक किया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट जो है वो रिवोक कर सकता है इमरजेंसी को, एंड इसके लिए उसको पार्लियामेंट की ज़रूरत अप्रूवल की नहीं है। तो जब रिवोक करते हैं तो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद रखेंगे। जब हम इमरजेंसी को रिवोक करते हैं तब पार्लियामेंट की परमिशन या फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट को, बट जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो तब पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास करना चाहिए। अब इसके साथ एक और चीज़ है कि लोकसभा अगर रेजोल्यूशन पास करेगा एंड डिसअप्रूव करेगा जो इमरजेंसी चल रही है उसको, तो तब जो है प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग है कि उस लोकसभा के रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करे एंड इमरजेंसी को डिक्लेयर करे कि आप इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं रहेगी, इमरजेंसी इज सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में जब आप रिवोक करते हैं तो रिवोक के लिए प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है, लेकिन लोकसभा रेजोल्यूशन के थ्रू भी रिवोक करा सकता है। तो दो चीज़ें हैं। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे पास है कि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आप यहाँ पे 1978 देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि 1/10 मेंबर जो होंगे लोकसभा के, वो एक नोटिस देंगे स्पीकर को क्या करने के लिए, एक जॉइंट सिटिंग के लिए, एक स्पेशल सिटिंग के लिए, जॉइंट सिटिंग नहीं, एक स्पेशल सिटिंग होगी एंड ये कराएगा कौन, ये स्पीकर कराएगा। एंड इससे होगा क्या कि 14 डेज़ के अंडर ये सिटिंग होगी, एंड इस सिटिंग में क्या किया जाएगा, इमरजेंसी के डिसअप्रूवल के लिए रेजोल्यूशन को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लोकसभा जो है वो इमरजेंसी को डिसअप्रूव कर सकती है, उसकी कंटिन्यूशन जो है वो ख़त्म कर सकती है। ठीक है, एंड इसके बाद इमरजेंसी ऑटोमेटिकली फिर सीज हो जाती है, उसके बाद इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं रह सकती। तो ठीक है, दो केसेस हैं, एक तो प्रेसिडेंट भी कर सकता है एंड लोकसभा भी कर सकता है। क्या, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, जो कि हमारे पास है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है कि जो रेजोल्यूशन है डिसअप्रूवल का एंड अप्रूवल का, डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन भी है एंड अप्रूवल का रेजोल्यूशन भी है। ठीक है, कंटिन्यूशन जिसको हम कहते हैं या फिर अप्रूवल कहते हैं, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है। जो डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन है ये लोकसभा पास करेगा, द फर्स्ट वन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय लोकसभा। तो डिसअप्रूवल का जो रेजोल्यूशन है ये लोकसभा पास करेगा। जो दूसरा है हमारे पास, इसमें दोनों हाउसेस, अप्रूवल के टाइम पे दोनों हाउसेस होते हैं। ठीक है, दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, बट डिसअप्रूवल के लिए सिर्फ लोकसभा ही चाहिए होता है। ठीक है, पहली डिफरेंस ये है, रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूवल एंड रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल। दूसरा हमारे पास है कि जो पहला है यानी कि डिसअप्रूवल वाला है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, एंड जो अप्रूवल वाला है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है। ये दो डिफरेंसेस आपको आई होप समझ आ गई होंगी कि डिसअप्रूवल के लिए क्या है एंड अप्रूवल के लिए क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में।
एंड इसके बाद हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो तब उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इफ़ेक्ट आता है। अब सेंटर और स्टेट जो हैं उनके रिलेशंस में क्या इफ़ेक्ट आता है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी हो जाती है जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सारे पावर्स सेंटर के पास होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है नेशनल ग्राउंड्स पे, नेशनल इमरजेंसी, तो एग्जेक्टिव पावर जो है सेंटर का वो स्टेट पे लागू हो जाता है, ठीक है। ये आप पहली चीज़ याद रखेंगे, सेंटर का एग्जेक्टिव पावर स्टेट पे लागू हो जाता है। और दूसरी बात आप यहाँ पे याद रखेंगे कि क्या होता है कि सेंटर के पास सारे पावर चले जाते हैं कि वो किसी भी मैटर पे क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा मैटर जो स्टेट की डिस्क्रिप्शन में आता था, लेकिन अब जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो उस पर अब सेंटर जो है ऑर्डर्स दे सकता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है, जब नेशनल इमरजेंसी चल रही होती है किसी स्टेट या फिर पार्ट ऑफ स्टेट में, ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि पार्लियामेंट पावरफुल बन जाता है कि वो लॉज बना सकता है, किसमें, स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे इस स्टेट लिस्ट पे सेंटर यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर सेंटर एंड स्टेट, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं लिस्ट वाली चीज़, ये क्या है, ये सेंटर के पास आ जाता है एंड इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो पावर्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेजिस्लेटिव पावर जो स्टेट के हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ स्टेट आर सस्पेंडेड, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे पास है कि जो लॉज बनाता है पार्लियामेंट इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट्स पे, नेशनल इमरजेंसी जब होती है तब पार्लियामेंट एज आई टोल्ड यू लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट पे, लेकिन ये लॉज इनऑपरेटिव हो जाते हैं 6 महीने के बाद, ठीक है। जैसे ही 6 महीने जैसे ही इमरजेंसी सीज हुई उसके बाद 6 महीने तक ये लॉज रहते हैं, उसके बाद ये इनऑपरेटिव हो जाते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, वो ये है कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी जब कहीं पर डिक्लेयर होती है, तो प्रेसिडेंट क्या है, मॉडिफाई कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट्स। तो किस स्टेट को कितना रेवेन्यू, कितना फंडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस टाइम पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। रेवेन्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपको पता है टैक्स का पैसा जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंटर एंड स्टेट में, लेकिन जब इमरजेंसी डिक्लेयर होगी है तो तब प्रेसिडेंट के पावर्स हैं कि वो मॉडिफाई करेगा किस स्टेट को कितना पैसा, कितना रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास है कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ पे भी इफ़ेक्ट आता है, यानी कि टर्म, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म जो है उस पर भी इफ़ेक्ट आता है कि लोकसभा की टर्म एक्सटेंड की जा सकती है इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। एंड ये 5 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। लोकसभा की टर्म जो होती है 5 साल के लिए होती है, बट जो इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा की जो टेन्यूर है, टर्म है, वो किसी भी टाइम तक क्या की जा सकती है, इसको हम कह सकते हैं कि एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा। तो सिंपल आप याद रखें, नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो क्या होगा कि लोकसभा की अगर 5 साल टर्म है, जैसा कि आपको पता है, ये 5 साल 6 साल भी हो सकते हैं, 7 साल भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, एंड कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि इनफिनाइट टाइम के लिए एक्सटेंशन हो सकता है नेशनल इमरजेंसी का। एंड एक टाइम पे सिर्फ 1 साल के लिए हो सकता है, 1 ईयर फॉर वंस, ठीक है। 1 साल के बाद उसको एक्सटेंड करना है। एंड इसके बाद आप ये भी याद रखेंगे कि 1975 की जो इमरजेंसी हुई थी वो 2 साल के लिए एक्सटेंड की गई थी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे लोकसभा की जो इमरजेंसी में
टेन्यूर थी वो 2 साल के लिए एक्सटेंड की गई थी 1975 की इमरजेंसी की वजह से। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। एक तो ये बात होगी हमारे पास। दूसरी हमारे पास है कि नॉर्मल टेन्योर जो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, वो भी 1 साल के लिए क्या की जा सकती है, एक्सटेंड की जा सकती है। एंड हर बार 1-1 साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, यानी कि इसके लिए भी इनडेफिनेट बोल सकते हैं हम, इनडेफिनेट टाइम है जिसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर की टर्म को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी ये पार्लियामेंट एक्सटेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर की टर्म को, कब, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशंस में। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड इसके साथ साथ हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं इमरजेंसी के। तो 2 आर्टिकल हैं 358 एंड 359। 358 हमारे पास जो है ये डील करता है जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं अंडर आर्टिकल 19। आपको पता है देयर आर 6 फ्रीडम्स, एंड ये 6 फ्रीडम्स जो हैं सस्पेंड हो जाती हैं जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। लेकिन ये कब सस्पेंड होंगी, जब वॉर या एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी कि वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, तब आर्टिकल 19 के अंडर सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फ्रीडम्स जो हैं, वो सस्पेंड हो जाएंगी। एंड आर्टिकल 358 इसे डील करता है। एंड सेकंड जो है 359 वो डील करता है बाकी जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं। लेकिन 20 एंड 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये 2 आर्टिकल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते हैं, 20 एंड 21। एंड 19 आर्टिकल के रिगार्डिंग क्या है, तो यहाँ पे आप याद रखें कि 19 आर्टिकल जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है वॉर के ग्राउंड्स पे, तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। जब वॉर के ग्राउंड्स पे इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो 19 आर्टिकल में जो फ्रीडम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगी। एंड जब तक ये प्रोविज़न रहेगा, यानी कि इमरजेंसी जब तक लागू रहेगी तब तक ये सस्पेंडेड ही रहेंगे, ये आर्टिकल 19 के अंडर जो फ्रीडम्स हैं। लेकिन आप ये भी याद रखेंगे जब नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, हटा दी जाती है, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है फिर से। एंड एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जितने भी लॉज तब तक बनाए होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो भी सीज हो जाते हैं, यानी कि वो भी इनऑपरेटिव हो जाते हैं। कब, जब इमरजेंसी को हटा दिया जाता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे पास है कि जब इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि जो ऑलरेडी एक्शंस इमरजेंसी के टाइम पे लिए गए हैं, फॉर एग्जांपल 2021 से 25 तक क्या है, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए गए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, एंड इस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी। अब इस टाइम पे जो एक्शंस लिए गए हैं उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते इमरजेंसी हटने के बाद। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आप इस तरह से याद रखें। एंड इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक और चीज़ है कि रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 358 पे। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंडर जो हैं ये तभी सस्पेंड होंगे जब ग्राउंड ऑफ वॉर होगा, इमरजेंसी का ग्राउंड क्या होगा, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, तभी 19 आर्टिकल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड होंगे। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स 19 के आर्टिकल सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में सस्पेंड होते हैं, ठीक है। एंड दूसरे हमारे पास ये हैं कि जो लॉज इमरजेंसी के टाइम पे बनाए जाएंगे वो क्या हैं, प्रोटेक्टेड हैं, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, इनको चैलेंज नहीं किया जा सका। लेकिन ये भी आप याद रखेंगे कि वही लॉ जो इमरजेंसी के रिलेटेड हैं उन्हीं को हम चैलेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे लॉज को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है, एंड दैट इज़ आर्टिकल 359 जिसमें बाकी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं। अभी तो हम आर्टिकल 358 देख रहे थे, जिसमें आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं। अब 359 में हम देखेंगे कि बाकी फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड होते हैं। तो इसमें क्या है कि जब बाकी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं तो असल में वो सस्पेंड क्या होता है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते इन आर्टिकल्स को, यानी कि 19 आर्टिकल को छोड़ के एंड 20 एंड 21 को छोड़ के बाकी जितने आर्टिकल्स हैं वो कब सस्पेंड होते हैं, जब इमरजेंसी जो है अंडर आर्टिकल 359 डिक्लेयर हुई है। यानी कि अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड्स के अलावा भी किसी और ग्राउंड पे
डिक्लेयर की गई है, तो तब क्या होगा, बाकी फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे की गई है तो तभी जो क्या है हमारे पास आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे, वो इंटरनल ग्राउंड्स वाली इमरजेंसी पे सस्पेंड नहीं होंगे। लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे जब 359 की हम बात करते हैं तो इस टाइम पे क्या है, जो पावर दिया जाता है कोर्ट में जाने का वो सस्पेंडेड है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड बट एनफोर्समेंट उनकी सस्पेंडेड है, ये आप याद रखिए। ठीक है, वो तभी इन्फोर्स होंगे जब हमारे पास सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा, तब तक इन्फोर्स नहीं कर सकते बाकी फंडामेंटल राइट्स को हम। ठीक है, एंड इसके साथ साथ जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस उस टाइम पे लिए गए होंगे उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते इमरजेंसी के बाद कि भाई इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस ने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। इमरजेंसी के टाइम पे ऐसी चीज़ नहीं मानी जाएगी कि आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, क्योंकि उस टाइम का कोई भी एक्शन जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। एंड ये भी आप याद रखेंगे कि जो भी एक्शंस लिए जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे उनकी कोई रेमेडी नहीं है, यानी कि जब वो इमरजेंसी हटाई जाती है एंड जो भी एक्शंस अभी तक लिए गए हैं उनका कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी चैलेंज नहीं किए जा सकते। ठीक है, एंड ये तब भी चैलेंज नहीं किए जा सकते जब इमरजेंसी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस एंड द फर्स्ट इमरजेंसी दैट इज नेशनल इमरजेंसी। कल हम फाइनेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल रूल को भी पढ़ लेंगे तो इमरजेंसी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट इन ए बेस्ट पॉसिबल वे, एंड इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विंग से गुड ऑन, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें।